हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इवोल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में एक ऐसा चैप्टर है। स्टेट बोर्ड में इस चैप्टर का नाम, इट इज 5th चैप्टर इन स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इस नाम से चैप्टर है। और नीट में मतलब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में 12th में आपको चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन ऐसा दिया होगा। चैप्टर में पूरी स्टोरी ही है कि अर्थ पर लाइफ कैसे आई, लाइफ इवॉल्व कैसे हुई, क्या पॉइंट्स हमको देखना है, हम आगे बात करेंगे। और चैप्टर का वेटेज अगर देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन है चैप्टर में से नीट में आ सकते। स्टेट बोर्ड के लिए ये चैप्टर 3 to 4 मार्क्स का वेटेज रखता। हो सकता है कि बदले हुए सिलेबस की वजह से इसका वेटेज थोड़ा सा चेंज हो, बट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बट साथ ही साथ वो बहुत ही फैक्चुअल है। बहुत सारा डेटा आपको याद रखना है, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आएंगे इसमें। ये अकेला चैप्टर ऐसा है कि इसमें सबसे ज्यादा साइंटिस्ट के नाम है, सबसे ज्यादा थ्योरीज है, सबसे ज्यादा डिस्कवरीज है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें ढूंढकर निकाली है। तो आपको बहुत सारा डेटा यहाँ पे तैयार होगा और वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इसको एक थोड़े से एक कोई फिल्म जैसा या कोई सीरियल जैसा अगर आप एपिसोड वाइज अगर इसको याद रखें तो ये चैप्टर आपको ज्यादा आसान जाएगा। तो इसके लिए मैं पूरा चैप्टर आपको एक स्टोरी टाइप भी पूरा सिखाने जा रहा। बीच बीच में जो पॉइंट्स रहेंगे उनको अपन टॉपिक्स के हेडिंग्स के जैसा देखते जाएंगे, लेकिन आपको एक लिंक लगेगी कि कैसे सर ने पढ़ाने के बाद एक पूरी स्टोरी ही अपन ने देख के आए, तो ये चैप्टर तुमको आसान लगने लगेगा। ओके, फॉर दिस चैप्टर यू हैव टू रेफर अगेन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आफ्टर दैट योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक जो भी आया वाला पीडीएफ, सो दैट वन। और उसके बाद आपके नोट्स, क्लास के नोट्स और जो मैं बताने वाला हूँ ये वीडियो में, वो सब आपको नोट डाउन करके रखना है अपने रजिस्टर। सो दिस विल बी योर रेफरेंस पॉइंट्स। इसके अलावा एडिशनल पॉइंट आप जितना करोगे तो हर बुक में आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ही मिलेगा। इवोल्यूशन बहुत बड़ा टॉपिक है, रिसर्च आज भी जारी है, तो इसमें कई नई सारी चीजें हर दिन पता चलते जा रही है। तो नई नई चीजें नहीं करने का, अपने को सिलेबस में जितना दिया हुआ है, जितना इन 3 जगह पर दिया हुआ है, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक और अपने नोट्स, क्लास के नोट्स, उसमें जितना है उतना मटेरियल आपके लिए सफिशिएंट। इसके अलावा कोई एक आधी बुक आप जैसे कि सेंगेज वगैरह आप सॉल्व कर सकते, वो वाला आपके लिए सफिशिएंट है। एडिशनल मटेरियल में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी रहा जो कुछ भी मैं क्लास में ले लूंगा, वीडियोस के थ्रू आपको वो सब मिल जाएगा। आपका काम रहेगा, बहुत सारा मटेरियल है, ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रखने की, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट इज इवोल्यूशन। अब ये जो चैप्टर है इवोल्यूशन की बात करता, तो फिर इवोल्यूशन क्या है पहले हमको वो समझ के लेना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन? इवॉल्व होना किसको बोलते हैं? सो सिंपली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना मतलब इवॉल्व होना। ओके, आपने बचपन में पोकेमॉन देखा होगा, तो पोकेमॉन में आपने देखा होगा पिकाचू रहता, पिकाचू का रायचू बनता। एक ऐसा कुछ तो भी पोकेमॉन था वो, तो पिकाचू छोटा सा रहता, वो पीले कलर का, उससे बड़ा एक रायचू बनता, वो ज्यादा करंट मारता जोर से। वो क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा। बोले इवॉल्व हो रहा मतलब क्या हो रहा है? उसका फॉर्म चेंज होके एक डिफरेंट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है। बट दैट प्रोसेस इज इमेजिनरी। पोकेमॉन जैसी कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती। किसी को लगता होगा तो फिर आई थिंक यूनिकॉर्न भी किसी किसी को लगता है कि एग्जिस्ट करते, ड्रैगन्स भी एग्जिस्ट करते, वो इवॉल्व नहीं हुआ ऐसा समझ सकते तुम। सो दैट पर्सन शुड रिमेंबर दैट दीज आर जस्ट इमेजिनरी थिंग्स। इवोल्यूशन इज अ स्लो प्रोसेस, it is a gradual process, it is complex process and it is irreversible process. क्या क्या बोला? evolution is a slow, gradual, complex and irreversible process. चारों वर्ड नोट करके रखो। evolution is a slow, gradual, complex and irreversible process in which like organism changes from one life form to a new life form. एक नया लाइफ फॉर्म में वो चेंज हो जाता। सो इवॉल्व होना मतलब चेंज होना। ओके, रोल आउट होना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चेंज हो जाना, बदल जाना, उसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। जैसे कि हम मंकी से इवॉल्व होकर ह्यूमंस बने, लगभग सभी बने। ओके, ह्यूमंस आर इवॉल्व फ्रॉम मंकीज। तो मंकीज शुरुआत में मंकीज भी किसी से तैयार हुए होंगे, राइट? तो वो वहां से हम फिर इवोल्यूशन ऑफ मैन जब देखेंगे उसमें हम स्टडी करेंगे कैसे ग्रेजुअल चेंजेस आते गए, कैसे अपनी बॉडी में चेंजेस जमा होते गए, स्लोली ग्रेजुअली, कॉम्प्लेक्स हुआ, बहुत सारे चेंजेस आ गए, और फिर इरिवर्सिबल इस तरीके से, और आखिरकार ह्यूमंस तैयार हुए। सो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन। सो व्हाट, हाउ कैन यू डिफाइन इवोल्यूशन? इट इज सिंपली अ प्रोसेस which is slow, complex,
and it is irreversible process, continuous process that leads to change of one life form into another life form. Okay, one life form into another life form, इतना याद रखने का, दिस इज इवोल्यूशन. अब ये चैप्टर में अपने को क्या देखने का है, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर इन 3 मेन हेडिंग्स. मैं तुमको 3 मेन हेडिंग्स बोल रहा क्या है. अपन पहले देखेंगे व्हाट इज लाइफ. फर्स्ट पॉइंट अपन देखने जा रहे हैं व्हाट इज लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ अपन देखने आ रहे हैं. ओरिजिन मतलब शुरुआत, जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई. यहाँ पे अपने को सबसे ज्यादा पहला पार्ट, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक दूसरा पार्ट चालू नहीं होगा, जब तक फर्स्ट पार्ट बोलूंगा तब तक ओरिजिन ऑफ लाइफ ही स्टडी करेंगे अपन. सेकेंड पार्ट में मैं तुमको बताऊंगा हाउ दैट लाइफ इवॉल्व इनटू ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. एक बार लाइफ फॉर्म बन गया तो उसके बाद नए स्पीशीज कैसे तैयार हुए उस एक लाइफ से. आपको पता होगा, आपने सुना होगा लाइफ इवॉल्व इन, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर, पानी के अंदर इवॉल्व हुआ है, शुरुआत हुई है, अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स वहां पे आए, राइट. तो वो अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म से बाकी के ऑर्गेनिज्म, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमल्स में भी इतने सारे प्रकार के अपने वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, सब पूरे कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स सब तैयार कैसे हुए, मतलब इतने सारे लाइफ अलग अलग स्पीशीज कैसे बने एक लाइफ फॉर्म से. तो वो लाइफ से अलग अलग स्पीशीज कैसे बने वो अपन दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे. उसके अंदर आने वाले सारे पॉइंट्स ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से रिलेटेड रहेंगे. दोनों अलग अलग चीजें. ओरिजिन ऑफ लाइफ इज डिफरेंट देन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. जब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आपको समझ में आ जाएगा तो अपन कोई एक स्पीशीज का अपन अच्छे से इवोल्यूशन स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल तुमको सिलेबस में दिया वाला है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन. थर्ड पॉइंट में अपन देखेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, दैट इज ह्यूमन. ये अपन स्पेशल डिस्कस करेंगे, ठीक है. और एक्सरसाइज में दिया आपको इवोल्यूशन ऑफ एनी वन मैमल, फॉर एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, इवोल्यूशन ऑफ एलिफेंट आपको देखना है किसी एक का, तो अपन इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स सब तरफ दिया हुआ है तो वो अपन एक एडिशनल पॉइंट बोल के डिस्कस करें. बट चैप्टर जो है मेन 3 मेजर हेडिंग्स के अंदर अपने को कवर करने का है. फर्स्ट हेडिंग रहेंगी ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ कैसे बनी, इसके बारे में पूरा डिस्कशन अपने को करना है. अलग अलग लोगों की अलग अलग थेरीज रहेंगी, किसी का क्या बोलना है, किसी का क्या है, तो वो अपन ओरिजिन ऑफ लाइफ में देखेंगे. उसी तरीके से ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर अपन अलग अलग स्पीशीज कैसे बने, एक लाइफ फॉर्म का कन्वर्जन दूसरे लाइफ फॉर्म में कैसे हुआ, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म्स वर्क करते, कैसे नए स्पीशीज बनने के लिए नए चेंजेस आते, वो सब चीजें अपन स्टडी करेंगे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में. और तीसरा देखेंगे स्पेशल फोकस ऑन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मैन और होमो सेपियंस सेपियंस. अपनी बात करेंगे कि कैसे मंकी स्टेज से अपन एप स्टेज में आए, फिर उसके बाद अपन ह्यूमंस बने. ओके, सो दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस चैप्टर. अब शुरुआत करते हैं अपन पहले वाले पॉइंट से. इवोल्यूशन की बात करने के टाइम पे ही सबसे पहले धर्म की बात आ जाती है, यहाँ पे थोड़ा रिलीजियस बातें आ जाती, क्योंकि लाइफ की शुरुआत की जब मैं बात करा, आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर, द फर्स्ट हेडिंग इज ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई, अगर आपको किसी ने सवाल किया तो आपने सुनते आए कि हमको किसने बनाया है, हमको भगवान ने बनाया है, भगवान से हम तैयार हुआ है, भगवान ने हमारे को तैयार किया. तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग कंसेप्शंस है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं अलग अलग. हर धर्म में कि जो कोई भी धर्म ग्रंथ है, रिलीजियस सीक्रेट बुक्स है, उनके अंदर कुछ स्टोरीज दिया लिए, किसी का क्या बोलना, किसी का क्या बोलना. जैसे कि हिंदूज का मानना है कि मनु और श्रद्धा पहले फर्स्ट मैन और फर्स्ट वुमन थी. मनु वॉज द फर्स्ट मैन एंड श्रद्धा वॉज द फर्स्ट वुमन. उसी तरीके से बाइबल में बोलना है एडम वॉज द फर्स्ट मैन, ईव वॉज द फर्स्ट वुमन ऑन अर्थ, राइट. अलग अलग बुक्स में इस तरीके से अलग अलग दिया है. अब ये रिलीजियस आइडिया है कि इस तरीके से डायरेक्ट वो ह्यूमन तैयार हुए, दो तैयार हुए, उनके फिर बच्चे हुए और उसके बाद बच्चे कुछ ह्यूमंस भी तैयार. ओके, लेकिन ये कोई अगर इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट आता आपके साइंटिफिक स्टडी में और रिलीजियस बातों में. आपको एक कंफ्लिक्ट दिखाई देता, आपको एक विरोधाभास दिखाई देता, टकराव आता. क्या टकराव आता, अगर आप भगवान को मान गए तो इवोल्यूशन पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, और अगर आप इवोल्यूशन पे भरोसा करोगे तो आपका भगवान नाम की चीज पे से भरोसा उठ जाएगा. मैं ज्यादा वो विषय में ना जाते हुए तुम्हारे को सिर्फ इतना बोलना है मुझे कि रिलीजियस जो कुछ भी बातें हैं उसमें भी ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में कुछ बातें की हुई है. वो हमारा बेस था, वो शुरुआत थी. जितना ह्यूमन का नॉलेज था उतनी चीजें उन किताबों में हमने लिखे थे कि इस तरीके से भगवान नाम की कोई चीज ने हमको बनाया वगैरह. तो ये यहाँ से शुरू हुआ था ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में रिसर्च का.
उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपने अपने लेवल पे स्टडीज किए, साइंस का स्कोप बढ़ने लगा और फिर पता चला कि नहीं, ओरिजिन ऑफ लाइफ इस तरीके से वाला है, इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। ओके, अब इसमें शुरुआत में फिर साइंटिस्ट की अगर बात करें, अपन साइंटिफिक स्टडी ऑफ इवोल्यूशन करने जा रहे हैं, तो साइंटिफिक स्टडी में अगर बात करें तो ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले आपको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करना पड़ेगी, बिकॉज अर्थ इज द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ गैलेक्सी, द गैलेक्सी नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे, बराबर है, हिंदी में उसका नाम मंदाकिनी है, तो मिल्की वे में अपन रहते। वो गैलेक्सी के जैसी और हजारों मिलियंस ऑफ गैलेक्सी प्रेजेंट है, ऐसा एडविन हबल का बोलना है, जिसके नाम पे वो हबल नाम की बड़े टेलीस्कोप बनाने वाला है। सो एडविन हबल का बोलना है कि द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, और ये सब गैलेक्सीज कैसे बने, ये सब मिलके बनता है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स कैसे बना, पहले वो शुरुआत होंगी, तभी हम लाइफ के ऊपर आ पाए। तो यूनिवर्स बनने की जो सबसे फेमस थ्योरी है, आपको पता है कौन सी थ्योरी है, द बिग बैंग थ्योरी। इट वाज प्रपोज्ड बाय एबे जॉर्ज लेमात्रे। ये जो नाम है उस तरीके से एबे जॉर्ज लेमात्रे, ये जो बंदा है इसने सबसे पहले थ्योरी प्रपोज किया था। इसका इस तरीके से बोलना था कि सडनली कोई तो भी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, मैसिव एक्सप्लोजन अकर्ड सम 4 बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, 4.5 बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो सॉरी। और उस टाइम पे फिर बाकी वो एक पार्टिकल का एक्सप्लोजन होके उसमें से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, एंड दैट एनर्जी रिलीज्ड एंड इट स्प्रेड, वो पूरी स्प्रेड हो गई दैट एनर्जी, एंड इट एक्यूमुलेटेड, इट coagulated in the form of various planets, stars etc, and galaxies were formed after some time। ऐसा उस थ्योरी का बोलना है, बिग बैंग थ्योरी का। ओके, अपने को ये थ्योरी कोई ज्यादा डिटेल में देखना नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ डिस्कशन इन एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोकेमिस्ट्री। अपनी बात का यहाँ पे अपने को कोई एस्ट्रोबायोलॉजी का पार्ट अपने को यहाँ पे ये लेना नहीं, कि लीव इट। बट आपको पता होना चाहिए शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, लाइफ आने से पहले यूनिवर्स की जो बात कर रहा, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स की बात करने वाली। सो दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, इस तरीके से बात करें, गिवन बाय एबे जॉर्ज लेमात्रे। ओके, इसके बाद उस यूनिवर्स में गैलेक्सीज कैसे बने, कैसे पूरे जो कुछ भी एक्सप्लोजन के बाद मटेरियल स्प्रेड हो गया था, दैट मटेरियल कोएगुलेटेड, इट रिवॉल्व्ड एंड फॉर्म्ड सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज। उसके बारे में बात करने वाला है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम्स की बात करता, स्टार्स की बात करता। नेबुला मतलब कचरा वगैरह जो कुछ भी पूरा फैल गया था, कचरे से गैस, तारे कैसे बने, तारों के आसपास प्लैनेट्स कैसे बने, स्टार्स के आसपास प्लैनेट्स कैसे बने, इस बारे में बात करने वाला नेबुलर हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय कांट एंड लैप्लास। कांट एंड लैप्लास। सो इट टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज, इस बारे में बात करने वाली जो है नेबुलर हाइपोथेसिस। ओके, तो ये दो हाइपोथेसिस के बाद पता ऐसा हो गया कि गैलेक्सीज बन गए। पहले तो एक्सप्लोजन से पूरा यूनिवर्स तैयार होगा, बहुत सारे गैलेक्सीज बनना शुरू हो गए। दूसरे बाद में गैलेक्सीज बने, गैलेक्सीज में अलग अलग सोलर सिस्टम्स बने। जैसे अपना सोलर सिस्टम, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज द मेन स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। उसके आजू बाजू 8 प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग with from starting from your Mercury up to Neptune, यहाँ तक के पूरे प्लैनेट्स आपको पता है, आपने स्कूल टाइम में देखा। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आवर गैलेक्सी। सन बना और उसके बाद में पूरे गैलेक्सीज बन गए, ऐसा बोलना था वो थ्योरी। ओके, अपना पूरा फोकस अर्थ पे होना चाहिए, बिकॉज अर्थ इज द ओनली प्लैनेट टिल नाउ वेयर लाइफ इज प्रेजेंट। सो लाइफ हमको सिर्फ अर्थ पे मिली हुई, बाकी किसी प्लैनेट पे एग्जिस्ट नहीं करती। सो वी आर स्टडिंग द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ओके, ये दोनों हो गए, अपन अब अर्थ पे आ गए। अब अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे बनी ये बोलने वाले कुछ 5-6 थ्योरीज है। सो देयर आर टोटल 6 थ्योरीज, तो मैं उनको टेबुलेट फॉर्मेट में तुमको बताने जा रहा। हम आज जो मेन थ्योरीज है शॉर्ट वो थ्योरीज देख लेंगे। जो बड़ा डिस्कशन है, लार्ज डिस्कशन जिसके बारे में मेजर क्वेश्चन आ सकते, वो हम डिटेल में अगले वीडियोज में अपन उनको देखेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ये दोनों थ्योरी ध्यान में आगे क्या है, किस बारे में बात करते हैं। ओके, सो अगली थ्योरी रहेगी इसके बाद की ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करने वाली नेक्स्ट थ्योरी,
सो दैट थेरीज, अब इन थेरीज को हम पढ़ेंगे कैसे, मैं 3 फॉर्मेट में तुमको थेरीज बताऊंगा। पहले एक थेरी होंगी, उसको बताने वाला कोई तो भी बंदा होगा, प्रपोज्ड बाय, उसका प्रपोजर कोई रहेगा, ठीक है, उसका कुछ तो बोलना रहेगा कि मतलब वो थेरी के कुछ तो भी डिटेल्स रहेंगे, पोस्टुलेट्स रहेंगे, एजम्पशंस रहेंगे, थेरी में कुछ तो भी माना होगा उसने, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा कुछ बोलेगा उसकी बातें, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी थेरी के एजम्पशंस को कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स रहेंगे या उसको लिमिटेशंस रहेंगे, उसको अपन रिजेक्ट करने के कुछ कारण रहेंगे। थेरी क्या रहती है, थेरी कुछ तो भी एजम्पशंस का सेट ऑफ एजम्पशंस रहता है। व्हाट इज थेरी? इट इज नथिंग बट द सेट ऑफ एजम्पशंस कि मेरा ऐसा ऐसा बोलना है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ये होगा, ये थेरी है। जब तक तुम उसको कोई प्रूफ नहीं देते, प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं देते, तब तक अपन उसको कंफर्म मान नहीं सकते। तो थेरी को कंफर्म करने के लिए हमको कोई प्रूफ देना पड़ता, अगर प्रूफ नहीं है तो वो उसका ड्रॉबैक बन जाता और वो थेरी रिजेक्ट कर सकते, ठीक है। तो इसलिए अपन हर थेरी को इस फॉर्म में पढ़ेंगे कि कोई तो भी थेरी है, वो थेरी को देने वाला कौन है, उसका क्या बोलना है, लेकिन कहाँ पे वो ड्रॉबैक्स है उसमें थेरी में, उसमें कुछ लिमिटेशंस। ओके, तो बात करते हैं पहली थेरी की। सबसे फर्स्ट थेरी, थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, नाम से समझ में आ रहा, थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन मतलब किसी ने विशेष रूप से निर्माण करे वाला है, क्रिएट करे वाला अपने को। So this theory is nothing but a religious theory, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। It is nothing but a religious theory. It was proposed by Father Suarez and other religious your identities religious, जो कोई भी moieties है, जो लोग है बड़े बड़े, जैसे कि हमारे मनु वगैरह हिंदूज में, फिर मोहम्मद पैगंबर साहब वगैरह जो कुरान वगैरह में जिसमें लिखा हुआ है, बाइबल में, तो वैसे अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोगों ने इसको सपोर्ट करा है। बट अगर रिटर्न में देखा जाए तो फादर सुआरेज नाम के जो फादर थे, तो उन्होंने सबसे पहले थ्योरी को प्रमोट करा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसके ड्रॉबैक, इसके डिटेल्स क्या है, देयर इज अ सुपर नेचुरल पावर, देयर इज अ सुपर नेचुरल पावर कॉल्ड गॉड, हमको भगवान ने बनाया, कॉल्ड गॉड क्रिएटेड लाइफ ऑन अर्थ। किसने बनाया? भगवान नाम की कोई तो भी सुपर नेचुरल पावर ने बनाया, गॉड नाम की कोई तो भी पावर है ऊपर बैठेली, उसने अपने को सबको बनाया वाला, लाइफ को तैयार किया। ये तो रिलीजियस ही बात हो गई, बराबर है। तो ये भगवान की बात करने वाली स्पेशल क्रिएशन थ्योरी टॉक्स अबाउट क्रिएशन ऑफ लाइफ बाय गॉड। गॉड इज नथिंग बट अ सुपर नेचुरल पावर। ओके, ये इसका बोलना था। ड्रॉबैक क्या देंगे इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहला ड्रॉबैक क्या देंगे, क्या ड्रॉबैक देंगे? वेयर इज गॉड? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बता पाया क्या वो? नहीं। समझ में आ रहा? वेयर इज गॉड? अगर गॉड ने लाइफ बनाया तो वेयर इज गॉड? पहला, देयर इज नो प्रूफ ऑफ गॉड, उसने गॉड का प्रूफ नहीं दे पाया, ठीक है। दूसरी चीज, इफ गॉड क्रिएटेड लाइफ, इफ गॉड क्रिएटेड लाइफ देन हु क्रिएटेड गॉड? इफ गॉड क्रिएटेड लाइफ देन हु क्रिएटेड गॉड? ये दूसरा सवाल अगर पूछा है, मुझे तो फटके पड़ेंगे, तुम लोग भी मारेंगे चिल्ला के, बोलेंगे सर आप भगवान पे सवाल कैसे उठा सकते। इसके लिए मैं पहले क्लियर किया, इफ यू आर स्टडिंग इवोल्यूशन देन यू कैन नॉट एक्सेप्ट गॉड, इफ यू आर एक्सेप्टिंग गॉड यू कैन नॉट एक्सेप्ट इवोल्यूशन। तो थोड़ा सा बैलेंस्ड व्यू रखो साइंटिफिक के साथ साथ। ये घर में झगड़े मत करो, कुछ बच्चे करते घर पे जाके बहस कि हमारे सर ने बोले भगवान से बड़ी चीज भगवान ने नहीं बनाया, भगवान डज नॉट एग्जिस्ट। फालतू की रिकाम बातों में जाओ मत, अपने को सिलेबस के पुरता ही उसको अभी याद रखना है। हाँ, तुम रिसर्च में जा रहे हैं तो तुम्हारे को उधर तुमको तुम्हारा क्या करना है करो, बट अभी के लिए गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू फादर्स, मतलब अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स ऑफ दिस थ्योरी, कि बता भैया भगवान का है। अच्छा, भगवान दिखाया भी तो अच्छा, चल भगवान को, अगर भगवान ने लाइफ बनाया तो भगवान को किसने बनाया? इफ लाइफ इज क्रिएटेड बाय गॉड, हु क्रिएटेड गॉड? इस तरीके के दो यहाँ पे ड्रॉबैक्स अपन देके ये थ्योरी को रिजेक्ट कर सकते। सो देयरफॉर दिस थ्योरी हैज नो साइंटिफिक बेस एंड दिस थ्योरी कैन बी रिजेक्ट। ये थ्योरी को मानते हैं, तुम में से कोई मानता होगा अभी भी, आगे और थ्योरी है, थोड़ी सी सोच बदल सकती तुम्हारी उनके वजह से। देन अब ये थ्योरी के बाद में दूसरी थ्योरी आती, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया ऑल्सो नोन एज
cosmozoic theory, also known as cosmozoic theory, theory of panspermia or cosmozoic theory. ये theory क्या थी? This theory was proposed by Richter. This theory was proposed by, तुम ईयर ढूंढ के निकाल लो, कोई ईयर्स इतना मैटर नहीं करते यहाँ पे, बट इतना काफी. सो रिस्टर ने ये थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया और कॉस्मोस. कॉस्मोस वर्ड सुने होंगे तुमने. कॉस्मोस इज द एक्सटर्नल आउटर स्पेस, एक्सटर्नल आउटर स्पेस, अंतरिक्ष जिसको बोलते हैं उसको कॉस्मोस बोलते हैं. ठीक है. पैन मतलब बाहर, दूर, अवे, और स्पर्मा मतलब सीड्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पैन मतलब अवे और सीड्स, स्पर्मा मतलब सीड्स. So according to this theory, these seeds of life came from some other planet. Seeds of life came from other planet like Mars, etc. or any other unknown planet. किसी एस्टेरॉइड के साथ, एस्टेरॉइड में फंस के कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे वो एस्टेरॉइड में फंस गए और वो एस्टेरॉइड आके अर्थ पे गिर गया और अर्थ के अंदर फिर वो ब्लास्ट होने के बाद उसके अंदर के जो कोई भी सीड्स ऑफ लाइफ थे, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, आर्ची बैक्टीरिया वगैरह, वो पानी में मिल गए और उन्होंने बची कुची फिर वहां से लाइफ शुरू की. ऐसा ये थ्योरी का बोलना है. ओके. कई लोग मानते भी ये थ्योरी को कि बराबर है, अर्थ पे लाइफ नहीं थी तो लाइफ बाहर से कहीं से आए वाली है. ओके. तो इस तरीके से ये थ्योरी आउटर स्पेस से, लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस, लाइफ केम फ्रॉम अदर प्लैनेट, इस तरीके से बात करने लिए पैंसपर्मिया, दूर देश से, दूर देश नहीं, दूर ग्रह से, कोई तो भी पर ग्रह से, किसी दूसरे ग्रह से लाइफ आई, ऐसा बात करने वाली थ्योरी. दिस इज कॉल्ड कॉस्मोजॉइक थ्योरी प्रपोज्ड बाय रिश्टर, आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया. ओके. लेकिन वापस से यहाँ पे प्रूफ दो बोलते. फिर वेयर इज दैट एविडेंस? ऐसी कोई जगह है क्या अर्थ पे? ऐसा कुछ मिला क्या तुमको? एक आधा कोई दगड़ वगैरह, कोई पत्थर वगैरह मिला क्या? ऐसा कोई एस्टेरॉइड वगैरह कोई मिला क्या कि जिसमें से सीड्स ऑफ लाइफ आज भी मिले, कि वहां पे बैक्टीरिया आए वाले? तो ऐसा कोई, देयर इज नो सच प्रूफ, इसका कोई प्रूफ नहीं है. नो प्रूफ ऑफ लाइफ. ऐसा कोई एस्टेरॉइड वगैरह मिला नहीं जिसके ऊपर अपने को सीड्स ऑफ लाइफ मिलेंगे. तो इसलिए ये कोई सर्वमान्य थ्योरी नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल थ्योरी नहीं. ठीक है. स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है आपको कि नासा ने अभी रिवील किया है, नासा को भी पता चला है कि अंटार्कटिका में नासा जो डिस्कवरीज करते रहता, तो वहां पे जो एक्सपीडिशंस चलते हैं उनके, अंटार्कटिका एक्सपीडिशंस, उनमें वहां पे उनको कुछ पत्थर मिले, उनको कुछ एस्टेरॉइड के टुकड़े मिले. दैट आर मार्शियन एस्टेरॉइड्स, मार्शियन रॉक्स, मंगल ग्रह से आए वाले पत्थर है, मंगल ग्रह के टुकड़े हो. उसके अंदर उनको कुछ बैक्टीरिया मिले, ऐसा नासा ने एक रिपोर्ट में अपनी रिसेंटली बताया. ओके. तो इस पे से कुछ लोग मान सकते हैं कि कॉस्मोजॉइक थ्योरी सही हो सकती है, अंटार्कटिका पे लाइफ आए वाली होंगी, लेकिन अभी भी इसके आगे रिसर्च नहीं हुई, तो इसके लिए अपन इसको प्रूफ नहीं मान सकते. ये स्टेट बोर्ड में दिया है, इसके लिए यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ. Recently, NASA has discovered that a Martian rock contains some bacteria that was found on Antarctica. Okay, तो ये कॉस्मोजॉइक थ्योरी का एक प्रूफ हो सकता, लेकिन वो बैक्टीरिया जिंदे है नहीं है, उनकी स्टडी वडी, वो आगे की चीजें अभी तक कुछ पता नहीं. सो दिस थ्योरी इज ऑल्सो नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल थ्योरी. ओके. और इसके बाद थर्ड थ्योरी आती. द थर्ड थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ spontaneous generation, theory of spontaneous generation, also known as theory of abiogenesis. देखो हर थ्योरी के दो दो नाम है, तो इसके लिए आपको दोनों नाम भी याद रखने के. एमसीक्यू में जरूर नहीं कि तुम थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन याद करके गए तो वही दिखाई देगा, आपको आएगा थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस वाज गिवन. वहां पे दिमाग को फिर तान पड़ता कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, सर ने पढ़ा नहीं. मैं दोनों नाम बता रहा. थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, ऑटोमेटिक जनरेट होना. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप हो जाती जो प्रोसेस, तो अपने आप लाइफ तैयार हुई ऐसा बोलती. अपने आप कैसा तैयार हुई? जो कुछ भी नॉन लिविंग चीजें पड़े वाली आजू बाजू, उनमें से लाइफ तैयार हो गई. अबायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस मतलब लाइफ से लाइफ तैयार होना, जेनेसिस मतलब तैयार होना, लेकिन किस चीज से? अबायोटिक फैक्टर्स से. What are abiotic factors of ecosystem? What are abiotic factors of ecosystem? Here, water, soil, air, light. Correct? So these are your major 4 factors, abiotic factors of environment or ecosystem. तो इन abiotic factors से ही लाइफ तैयार है. अगर मैं थोड़ा सा रिलीजियस बात करूं तो देखो, रिलीजियस में भी आपने हिंदू में सुने होंगे, हिंदुइज्म में दिया लिए पंच तत्व से पूरी प्राण तैयार होते हैं, ऐसा बोले वाली एक थ्योरी है.
अंतिम संस्कार क्यों करते हैं हिंदूज? क्योंकि मरने के बाद वो डेड बॉडी पूरी पंचतत्वों में विलीन हो जाती। मतलब क्या, तुम उसकी बॉडी को जला देते तो वो अग्नि में विलीन हो जाती, राइट। तुम उसको जलाने के बाद उसकी जो राख रहती, वो राख को मिट्टी पानी में बहा देते तो पानी में बह जाता, कुछ अंश उसके हवा में उड़ जाते। इस तरीके से मिट्टी में, पानी में से नदी के तल में जाके लग जाता, मतलब सॉइल में। 5 एलिमेंट से अपनी लाइफ तैयार हो, ऐसा अपन बोलते। अर्थ, वाटर, फायर, स्काई एंड एयर। तो इन 5 चीजों से ऐसी लाइफ तैयार है, ऐसा बोलते, बराबर है। तो वही थ्योरी की बात ये वाला कर रहा, अबायोजेनेसिस की थ्योरी। तो ये बंदा भी उतना इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। सो ये बंदा भी वही क्या था, फिलोसोफर था, ग्रीक फिलोसोफर। बैठे बैठे क्या है, ज्ञान देते बैठता था। इसके भी दोस्त थे, इसके भी कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी फिर अलग अलग बातें करे। सबने अपने अपने ज्ञान दिए वाला है कि कौन सी लाइफ कैसे तैयार हुई। तो ये बंदा बैठे बैठे क्या बोलता था, देयर आर 4 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स की बात नहीं करता था, 4 एलिमेंट्स की बात करता था। एयर, वाटर, लाइट और फायर, इन 4 चीजों से क्या हुआ, बोले लाइफ तैयार हुई। ओके, तो लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इसका बोलना क्या है वो लिख के रखो, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स या फिर अबायोटिक फैक्टर्स ऑटोमेटिकली विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी सुपर पावर, अपने आप लाइफ तैयार हुई। ये चीजें मिल गई और इनसे मिलके नए कंपाउंड्स बने और उससे लाइफ बन गए, ऐसा बोलना है। एरिस्टोटल बहुत बड़े फिलोसोफर थे। इन्होंने हर सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी की हुई थी। इवोल्यूशन के बारे में नहीं बोलते तो शायद अपन मान भी नहीं सकते थे, लेकिन हर चीज में जब इन्होंने बोला है तो इवोल्यूशन की भी बात की थी इन्होंने। इसमें उन्होंने एक स्पेशल एक लैडर ऑफ नेचर बोल के इन्होंने एक स्पेशल कंसेप्ट दिए थे, लैडर ऑफ नेचर। गूगल करके देखो, आपको पता चल जाएगा। वैसा कोई सिलेबस का पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन बस एरिस्टोटल का नाम आया, इवोल्यूशन की बात है, इसके लिए बोल रहा हूँ। लैडर ऑफ नेचर नाम की बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने एक खुद के एक थ्योरी टाइप ही उन्होंने बात किए थे विथ रेफरेंस टू दिस अबायोजेनेसिस। इन्होंने ऐसा बोले थे कि सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले फिशेस बने होंगी, फिर फिश के बाद उसमें से कुछ वर्म्स बने होंगे, कुछ फिर मगरमच्छ वगैरह बने होंगे। तो ऐसे लैडर लाइक स्टेप वाइज उन्होंने अरेंजमेंट करके बताया और अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग, हाथी वगैरह, ट्रीज वगैरह बने होंगे। ऐसा इन्होंने कुछ तो भी एक लैडर टाइप उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करके बताया था। सो दिस इज कॉल्ड लैडर ऑफ नेचर, इन विच नेचर generated that life in various forms in a stepwise manner. So that is known as ladder of nature. It was given by Aristotle to support his theory of abiogenesis. Okay, अब वो theory, अब अगर वो देखा जाए तो उस टाइम के नॉलेज के हिसाब से वो लेवल तक ठीक था कि ऐसा ऐसा पहले बनाऊं, लेकिन एक्चुअल स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन जब आप देखेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे इवॉल्व हुआ है, नॉन कॉर्डेट से कॉर्डेट्स बने और कॉर्डेट्स में मैमल सबसे लास्ट में बने वाले। ये आपको समझ में आएगा जब अपन आगे बढ़े। बट इसके नॉलेज के हिसाब से इसने उसको थोड़ा बहुत अरेंज किया ऊपर नीचे, सो दैट वाज ओके। सो दैट इज लैडर ऑफ नेचर एसोसिएटेड विद द एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। अब इस थ्योरी को भी डिस्प्रूव किया गया, इसको माना नहीं गया, ठीक है। इसको सपोर्ट करने वाले भी कोई ना कोई रहे होंगे, बट डिस्प्रूव करने वाले बैठे रहते। क्रिटिक्स का काम क्या रहता है, कोई भी चीज बनाओ तुम, हम उसको नाम रखने कुछ बैठा ले, राइट, खोड़ा निकालने कुछ बैठा लेते। कुछ लोगों की तो आदत ही रहती, कुछ क्या बहुत कम लोगों की आदत रहती तारीफ करना, ज्यादातर लोग तो तुमको मालूम है अच्छे से कटेक्ट कर दे। इसकी भी थ्योरी में वही हुआ, बेचारे ने जो कुछ भी लिखा बनाया उसको सवाल चालू कर दिए। क्या सवाल करे, कितने बकवास लोग रह सकते, सोचो जरा। इसका बोलना क्या था, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम लिविंग नॉन लिविंग मटेरियल, जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा वगैरह। इतने 1,500 क्रिटिक्स थे, उन्होंने बोले ले बाबा तेरे को कितनी होना, 1 किलो मट्टी ले, 1 लीटर पानी ले, हवा भर के लेते हो कितनी होना, बना के बता लाइफ। उसको रिजेक्ट करने के लिए उसको डायरेक्ट बोले एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, यूज इट एंड शो अस हाउ दैट लाइफ फॉर्म, बना के बता। बोले इज इट पॉसिबल? अरे लाइफ बनना कोई एक दिन का खेल नहीं है, एक रात की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, 1 महीने की बात नहीं है। वो एक बहुत स्लो प्रोसेस थी, उसके लिए बहुत टाइम लगा, हजारों साल का टाइम गया, पीरियड गया, उसके बाद लाइफ बनी। तो इसके लिए बेचारे को रिजेक्ट कर दिए कि शो अस हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। सो ही वाज अनेबल टू गिव एनी एविडेंस ऑफ दैट theory, so this theory was also rejected.
समझ में आ रहा बेचारे, देखो तीनों तीनों थेरी रिजेक्ट हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये थेरी थोड़ी सी याद रखो, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं ओपेरिन और हल्डेन की थेरी जब बताऊं आपको समझ में आएगा कि नहीं यार सर इससे बनाया रहा, ये थेरी थोड़ी सी सही भी बैठती, लेकिन इसका बस प्रूफ नहीं मिल पाया। ओके, सो दीज आर द 3 मेन थेरीज विच वेर रिजेक्ट। इनके बाद अगर मैं बात करूं तो वो चौथी थेरी है तुम्हारी, ये थेरी को रिजेक्ट करने वाले बंदे जो थे लुइस पास्चर वगैरह, इन लोगों ने रेड्डी और स्पैलेंजानी, ये 3 लोग, इन तीनों ने दिए थे अगली थेरी, द थेरी ऑफ बायोजेनेसिस। थेरी ऑफ बायोजेनेसिस, दिस थेरी वाज प्रपोज्ड बाय रेड्डी, स्पैलेंजानी एंड लुइस पास्चर इन डिफरेंट टाइम्स, 1665, 1765 और 1864। देखो 100 साल के बाद तीनों ने बात कर ली, 1665, 1765, 1865, याद रखने को भी इजी है। तो ये तीनों लोगों ने ये तीन थेरीज, मतलब एक ही थेरी दिए थे 3 अलग अलग बार टाइम में। अब ये तीनों ने क्या किए थे, दिस थेरी टॉक्स अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ बट नॉन स्पॉन्टेनियसली। एरिस्टोटल बोलता लाइफ स्पॉन्टेनियसली तैयार होती, एयर, वाटर, फायर और अर्थ इन एलिमेंट से तैयार होके ऑटोमेटिकली लाइफ तैयार होती, बट दैट आइडिया वाज टोटली रिजेक्टेड बाय दीज 3। The theory of Aristotle was rejected by these 3 scientists by putting forward this theory of biogenesis. अब इसका क्या बोलना है, this theory according to them the life originated from pre-existing life. Life originated from pre-existing life. ये कुछ सेल जैसी बात कर रहे हैं, जैसे कि तुम्हारा रुडोल्फ वर्शॉ का तुमको याद आ रहा होगा, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, लाइफ दैट इज सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो वैसे ही ये लोग भी बात कर रहे हैं, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ पहले जो लाइफ है उनसे लाइफ तैयार हो सकती, ऑटोमेटिकली लाइफ तैयार नहीं हो सकती। अब इसके लिए इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जैसे कि रेड्डी ने 3 जार लिया, 3 जार के अंदर उसने क्या किया, एक में इस तरीके से फ्लैश रखा, दूसरे जार को क्या किया, 3 कांच की बर्नियां वगैरह उसमें, ठीक है। पहली बर्नी को क्या किया उसने, ओपन रखा, ओपन एंड रखा माउथ उसका, दूसरे को कवर किया, उसको कवरिंग लगा के, दिस इज फ्लैश, पीस ऑफ मीट, ओके। और तीसरे को क्या किया उसने, एक कपड़े से कवर किया, दिस इज क्लोथ, अगेन हियर देयर इज फ्लैश। अब देखो 3, ये किसका एक्सपेरिमेंट बताया मैंने, रेड्डीज एक्सपेरिमेंट। Reddy performed his experiment with the help of flesh and 3 jars. He put that flesh in first jar which was opened, not covered with anything, totally open, air can come in and go out, okay. But the second jar was closed, it was totally airtight, and the third jar was covered with cloth, कपड़ा रखा और उसको धागे से बांध दिया, जैसा जनरली अपन अचार वगैरह को करते हैं उस तरीके से, and the flesh was placed inside it. What happened with the first case, the flesh it rotted, खराब हो गया, and he found that growth of some maggots, what are maggots, अल्लाह हो गए उसके ऊपर, कीड़े हो गए, क्योंकि हवा में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पोर्स अंदर गए होंगे और सड़ गए होंगे, प्लस वो स्पोर्स वहां पे उनको न्यूट्रिशन मिलने की वजह से ग्रो हो गए और मैगॉट्स की ग्रोथ उसको वहां पे दिखाई। जबकि दूसरे में उसको क्या हुआ, मैगॉट्स कुड नॉट ग्रो इन द सेकंड जार, उसके अंदर मैगॉट्स ग्रो नहीं क्योंकि हवा अंदर नहीं जा सकी, तो सड़ना भी नहीं हुआ और उसकी वजह से फिर लाइफ वहां पे नहीं दिखाई। तीसरे वाले में क्या हुआ, जो फ्लैश था वो फ्लैश में से जो कुछ भी स्मेल है वो ऊपर जा रही थी, उसमें के कुछ न्यूट्रिएंट्स उड़कर ऊपर जा रहे थे, ऊपर आके मक्खियां बैठी, यहाँ पे फ्लाइज बैठ गए, ठीक है। मक्खियां वहां पे बैठी, मक्खियों ने वहां पे अंडे दिए और वो अंडे दिया रहे, फिर वो उनका कन्वर्जन मैगॉट्स में हुआ। देखो 3 एक्सपेरिमेंट कैसे हुए, पहले वाले में डायरेक्ट मक्खियों के अंडे अंदर गए होंगे हवा के साथ और उसकी वजह से वहां पे ग्रोथ हो गई उनकी मैगॉट्स की। दूसरे वाले में अंडे पहुंच नहीं पाए मक्खियों के, तो वहां पे लाइफ तैयार नहीं हो पाई। लेकिन तीसरे वाले में हवा वो कपड़े में से थोड़ा सा न्यूट्रिशन उसको किसी तरीके से मिल गया होगा, जिसकी वजह से वहां पे लाइफ तैयार हो पाई। तो यहाँ पे फिर एक्सपेरिमेंट क्या, उसने उसके खुद का कंक्लूजन निकाला कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यहाँ से लाइफ आनी चाहिए तो इस लाइफ तैयार होंगी, नहीं तो लाइफ यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगी। डायरेक्ट अगर कुछ बीच में रहेगा गैप तो लाइफ तैयार नहीं हो पाएंगे, ऐसा रेड्डीज एक्सपेरिमेंट का बोलना।
लेकिन ये बाद में इसको भी कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किए। लोगों का बोलना था कि वो हवा के अंदर से नहीं गए होंगे, पहले से जो हवा रही होंगी उस हवा में से वहां पे कीड़े पहुंच गए होंगे, या यहाँ पे की हवा में के कुछ लोगों ने उसको माने नहीं कि दिस एयर वॉज इम्प्योर, इस तरीके से कुछ उसको रिजेक्ट कर दिए एंड दिस थ्योरी वॉज रिजेक्टेड। अब उसके अपने को रिजेक्शंस के पॉइंट में जाने का नहीं है, बट इस तरीके का जाड़ वाला एक्सपेरिमेंट रेडी ने परफॉर्म किया था। मैगॉट्स तैयार हुए, किसी पे तैयार नहीं हुए। सो दिस इज रेडीज एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दी स्पैलेंजानीज थ्योरी क्योंकि अपने को वो है ही नहीं सिलेबस में इतना डिटेल में। लुईस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट है जरा इंपॉर्टेंट है। लुईस पास्चर ने क्या किया था, एक फ्लास्क के अंदर एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर उसने लिक्विड मीडिया लिया, लिक्विड ब्रॉथ लिया। ब्रॉथ मतलब क्या, कोई भी न्यूट्रिएंट फूड स्टफ, खाने की कोई तो भी चीज, उसको सूप लाइक फॉर एग्जांपल उसके अंदर शक्कर हो गए घोल के, उसके अंदर कुछ खाने की अपने फॉर एग्जांपल ब्रेड वगैरह, उसका सॉल्यूशन तैयार किया, ब्रॉथ, उसका एक थिक मीडियम स्लरी लाइक मीडियम तैयार किया। ओके, दिस वाज नॉन स्टराइल मतलब उसको स्टरलाइज नहीं किया, उबाला नहीं, बॉईल नहीं किया, उसमें कोई केमिकल नहीं डाला, उसको वैसे नहीं। ओके, अब इसके ऊपर उसने यही ब्रॉथ के ऊपर इसने ये जो फ्लास्क था वो फ्लास्क का शेप चेंज किया, उसके ऊपर एक स्वैन नेक लाइक फ्लास्क उसने ट्यूब अटैच किया, स्वैन नेक फ्लास्क बना दिया उसको उसने इस तरीके से, एक यू शेप की इस तरीके से कर्व ट्यूब उसको अटैच किया। ठीक है, इसको स्वैन नेक ट्यूब क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्वैन जो रहते हैं पानी में जो रहने वाले स्वैन बतख जैसे, सो दैट स्वैन हैव नेक लाइक दैट, तो उसकी वजह से उसको स्वैन नेक ट्यूब बोलते हैं। ये ट्यूब उसको अटैच किया। देयरफॉर दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ लुईस पास्चर इज फेमस बाय द नेम स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ओके, वो अटैच किया। अब ये ओपन है इस तरीके से, यहां से हवा आ जा सकती। ठीक है, जब उसने इस तरीके से अटैच किया तो यहां पे स्वैन नेक का जो ये टर्न है, ये टर्न के पास में उसने इसको हिट किया। दिस इज द स्पिरिट लैम्प। यहां पे हिट करने से क्या होगा, यहाँ की जो पूरी हवा है, जहां की जो पूरी हवा है वो हवा पूरी गर्म होके बाहर निकली, मतलब इसके अंदर की ऑलरेडी जो हवा थी वो गर्म हुई और इस तरीके से बाहर निकल। क्योंकि यहाँ की हवा जब आगे बढ़ेंगी, इमेजिन करो क्या होगा, जब यहाँ की हवा हीट होंगी तो हीट होके फिर वो हवा आगे बढ़े जाएगी, तो ऑटोमेटिकली पीछे की हवा इधर खींचे जाएंगी, क्योंकि इधर एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा, उसकी वजह से इधर की हवा खींचे जाएंगी। मतलब ये हवा में जो कोई भी इम्प्योरिटीज थी वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल गई। ओके, तो ये हवा में की पूरी चीजें फिर बाहर निकल गई और इस तरीके से हवा बाहर चली। ठीक है, अब उसने फिर इसको भी बॉईल किया, पहले इधर बॉईल किया, फिर बाद में इसको ही बॉइल्ड दिस सॉल्यूशन, इसको भी बॉईल किया। ओके, अब इसको बॉईल किया तो बॉइलिंग की वजह से फिर इसके भी कुछ वेपर्स हुए, वो वेपर्स निकल गए, वो भी इधर से निकल गए इस तरह। मतलब अब पूरी तरह से ब्रॉथ जो लिए थे अपन ने, जो कुछ भी फूड स्टफ लिए थे, इट इज नाउ स्टराइल, इट इज स्टरलाइज्ड। जैसा अपन प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए मीडिया स्टरलाइजेशन करते हैं, इसको भी बॉईल करने का, तो बॉइलिंग की वजह से इसके अंदर की इंप्योरिटीज भी खत्म हो जाएंगी, इसके अंदर जो ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो भी मर जाएंगे, सब पूरा स्टराइल हो जाएगा। जैसा अपन अगार अगार मीडिया बनाते सेम यहाँ पे बॉइलिंग करने का, उसकी वजह से इसके अंदर की पूरी इंप्योरिटीज निकल गई बाहर। ओके, एयर भी यहाँ पे से बाहर निकल। इसके बाद उसने इसको कवर करके रख दिया। ठीक है, जब इसको कवर करके रखेंगे यहाँ पे तो अंदर हवा जा पाएंगी क्या, नहीं, नो एयर कैन एंटर। अच्छा, उसके बाद उसने उसको कई दिनों तक खुला भी रखा, वापस से ओपन रखने, कई दिनों तक ओपन भी रखने। अच्छा, ओपन रखेंगे क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहां तक जाएंगे हवा के साथ, लेकिन ये ट्यूब कर्व्ड है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत यहां से यहां तक ही जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगल स्पोर्स, जो कोई भी है वो यहां तक ही गए, इसके आगे वो पहुंच ही नहीं पाए। तो ये जो मीडिया था ये कभी सड़ा ही नहीं, खराब नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहुंच ही नहीं पाए। देखो थोड़ा ध्यान से समझ के लो क्या हुआ,
शुरुआत में उसने मीडिया को स्टराइल किया, पहले हवा निकाल दिया पूरी, ताकि हवा में से कोई लाइफ वहां तक पहुंच नहीं पाना, उसने उतना ध्यान रखा, ठीक है, क्योंकि हवा में से लाइफ जाएंगी, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ वहां पे पहुंच जाएंगी, वो अवॉइड करने का था। बाद में उसने क्या किया, मीडिया स्टराइल कर लिया, क्योंकि मीडिया में की भी अगर कोई लाइफ है तो वो भी बाहर निकल के चल जाना। और उसके बाद क्या किया, थर्ड स्टेज में उसने ओपन छोड़ दिया फॉर ईयर्स, ना सिर्फ कुछ हफ्ते ना कुछ महीने, he kept it for many years and still for many years that media which was present here it was still sterile, it did not rotted, वो rot ही नहीं हुआ, खराब ही नहीं हुआ। इस पे से उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि यार यहाँ तक लाइफ पहुंच रही है लेकिन लाइफ यहाँ तक नहीं पहुंच रही, इसके लिए मीडिया सड़ रही नहीं, उस पर लाइफ आ रही। बाद में उसने उसको टिल्ट किया, इसको टिल्ट करो, टिल्ट कैसा करेंगे, टिल्टिंग के बाद क्या होगा, इस तरीके से जब टिल्ट किया उसको, तो टिल्टिंग के बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब यहाँ से ये मीडिया भी टिल्ट होके इस तरीके से यहाँ तक आ जाएगा ना, भाई क्या आ जाएगा, तो टिल्टिंग की वजह से फिर ये मीडिया यहाँ तक जब पहुंचा तो ये यहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ तक पहुंचे और फिर इसके अंदर भी इम्प्योरिटीज दिखाई देने लगी, ये सड़ना चालू, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हुई और फिर वो मीडिया खराब हुआ। जब तक उसने उसको स्ट्रेट रखा स्टराइल करके सालों तक, मीडिया स्टराइल ही रहा, खराब नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उसको टिल्ट किया, टिल्ट करने के बाद ही उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहुंच पाए। इसका मतलब क्या, जब तक लाइफ यहाँ पे जाएगी नहीं तब तक यहाँ नई लाइफ शुरू नहीं होगी। कंक्लूजन कैसे लगा उसमें देखो, अनलेस लाइफ रीचेस दिस मीडिया नो न्यू लाइफ कैन बी फॉर्म। तो इस पे से उसने बोला लाइफ ओरिजिनेट्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यहाँ पे लाइफ ही नहीं पहुंच रही तो लाइफ बन रही क्या, नहीं, जबकि सब चीजें अवेलेबल है, एयर है, वाटर, ये देखो यहाँ से एयर मिल रही, इतनी एयर है ना यहाँ पे भरेली, वाटर है उसके अंदर, फूड न्यूट्रिएंट्स है, सब है, तो नई लाइफ तैयार हो जानी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के आग दिया उसने, फायर भी दिया, राइट, तो चारों न्यूट्रिएंट्स, चारों एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो लाइफ तैयार हो जानी चाहिए थी, ऐसा इसका बनना है। लेकिन फिर भी लाइफ क्यों नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पे लाइफ पहुंची नहीं। तो इस पे से उसने कंक्लूड किया लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और इसकी वजह से, ये थ्योरी की वजह से अपने को एरिस्टोटल की थ्योरी को रिजेक्ट करना। समझ में एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 बार देखो 3 बार देखो, एक्सपेरिमेंट रीड करो अच्छे से, कोई वीडियो इसका सर्च करो यूट्यूब वगैरह पे, आपको वहां पे मिल जाएगा एक एक्सपेरिमेंट बाय लुइस पास्चर ऑन थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, आपको ये एक्सपेरिमेंट मिलेगा, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। लेकिन वापस इसका एक ड्रॉबैक है, यहीं पे पॉइंट खत्म हो जाता है। फिर इसका ड्रॉबैक क्या बनेगा, इसका क्या ड्रॉबैक है, ये बोल रहा है कि लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। बात तो सही कर रहा, बोले आपको भी लगेगा कि हाँ सर बराबर है ना, लाइफ पहुंचे बाद ही लाइफ बन रही है, यहाँ पे यही सोचेंगे तुम लोग भी। लेकिन भले ये लाइफ की ओरिजिन की, भले ये थ्योरी क्या बोल रही, लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, तो यहाँ पे सवाल आपको आना चाहिए, ये बोल रहा कि लाइफ से तैयार होती, लाइफ न्यू लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, तो ये लाइफ कहां से आई, सवाल क्या आना चाहिए दिमाग में, अगर लाइफ से बन रही तो ये लाइफ कहां से है, मतलब वो ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात कर रहा क्या, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ, इट इज टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। दिस थ्योरी डज नॉट टॉक्स अबाउट, what is the drawback, it does not talk about origin of life. Yes, it can talk about succession or continuation of life, कि लाइफ कंटिन्यू कैसा होती है, ये बोल रहा हूं कि हाँ जब लाइफ इधर पहुंच जाएंगी तो लाइफ उस पे से नई लाइफ तैयार हो जाएगी, कंटिन्यू कैसा होती है लाइफ वो बोल रहा हूं। लेकिन पहली लाइफ ये कहां से बने, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां से बने, वो पिछली लाइफ से बने, वो कहां से बने, वो पिछली लाइफ। एक प्रकार से ये मुर्गी अंडे वाला खेल है, पहले मुर्गी है क्या अंडा है, अंडा आया बोले पहले, नहीं वो अंडा कहां से है, वो मुर्गी से, वो मुर्गी कहां से है, अंडे से है, अरे वो अंडा मुर्गी से, अरे वो मुर्गी, अरे यहाँ पे फिर शुरुआत की बात हो रही नहीं कि पहले कौन है, करेक्ट है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात नहीं कर रही है। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ, यस इट कैन एक्सप्लेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ और कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। तो भले ये ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी है लेकिन ये फिर भी ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन नहीं करती, याद रखो। दिस इज नॉट एप्लीकेबल थ्योरी एंड दिस इज ऑल्सो रिजेक्ट। लास्ट की 2 थ्योरीज है, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी एंड
organic biological evolution. We will see them in next lectures.